हाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे जो अपन लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और इससे पहले का जो वीडियो है उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऊष्मागतिकी प्रक्रम। और ऊष्मागतिकी प्रक्रम में अपन ने ये 7 प्रक्रम मैंने पहले भी बताए थे, जिनमें से अपन समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, ये 2 प्रक्रम हम पढ़ चुके हैं। एक बार मैं पुनः इनको दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ कि समतापी प्रक्रम क्या होता है। तो समतापी प्रक्रम के लिए अपन ने ये पढ़ा था कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में ताप का मान स्थिर रहता है, उसे अपन समतापी प्रक्रम कहते हैं। और ताप का मान स्थिर रखने के लिए तंत्र तथा उसका जो परिवेश है उसके मध्य स्वतंत्र रूप से ऊष्मा का विनिमय होता रहता है। क्योंकि ताप का मान स्थिर रखने के लिए तंत्र और परिवेश के मध्य स्वतंत्र रूप से ऊष्मा का विनिमय होना आवश्यक होता है, तब जाकर उसका ताप स्थिर रहता है। फिर इसी में अपन ने यह भी पढ़ा था कि यदि प्रक्रम ऊष्मा छिपी होता है तो तंत्र परिवेश को ऊष्मा देता है, और यदि ऊष्मा शोषी होता है तो तंत्र परिवेश से ऊष्मा लेता है। इस स्थिति में दोनों के ताप जो रहते हैं, पूरा प्रक्रम का जो ताप रहता है वो स्थिर रहता है। और समतापी प्रक्रम में अपन ने ये भी पढ़ा था कि समतापी प्रक्रम में ताप में यदि अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को सामान्यतः हम 0 के बराबर मानते हैं। और जब अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dt बराबर 0 होता है तो इस स्थिति में dE बराबर भी 0 होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में अपन ने ये पढ़ा था, देखो नाम से स्पष्ट है, रुद्ध यानी अवरुद्ध ऊष्मा, यानी ऊष्मा अवरुद्ध रहती है इसमें अंदर। यानी यूँ कहें कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में ऊष्मा का मान स्थिर रहता है उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। और ऊष्मा को सामान्यतः हम Q से डिफाइन करते हैं, तो ऊष्मा में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dQ बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए dQ बराबर 0। उसके बाद में है समायतनिक प्रक्रम। समायतनिक प्रक्रम में नाम से स्पष्ट है कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में आयतन का मान स्थिर रहे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अपन ये ले सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में आयतन का मान स्थिर रहता है। समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट इसी में अपन ये कह सकते हैं कि समआयतनिक जो प्रक्रम है, समआयतनिक प्रक्रम के लिए आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dV, इसका मान रहता है 0। इसका मान क्या रहता है? 0। तो समायतनिक प्रक्रम के लिए यहाँ पर ये हो गया कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में आयतन का मान स्थिर रहता है समायतनिक प्रक्रम कहलाता है। और समायतनिक प्रक्रम के लिए आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन का मान 0 रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम में भी देखो नाम से स्पष्ट है
कि ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में दाब का मान क्या रहे, स्थिर रहे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं अपन, ऐसा प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में दाब का मान स्थिर रहता है, दाब का मान स्थिर रहता है। इस प्रकार के इस प्रकार के प्रक्रम के लिए आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dV बराबर 0 होता। इस प्रकार के प्रक्रम के लिए दाब में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, दाब में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dP बराबर 0 होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये समदाबी प्रक्रम हुआ। उसके बाद में है चक्रीय प्रक्रम। देखो, चक्रीय प्रक्रम की अपन डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र अवस्था परिवर्तन की विभिन्न श्रृंखलाओं से होकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है ऐसा प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ऐसा प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। जैसे इसको अपन सामान्य एग्जाम्पल में ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये कोई एक तंत्र है ए, ये पहले बी में जाता है, बी अवस्था में जाएगा, उसके बाद में सी में जाएगा, सी से ये डी में आ जाए और डी से ये पुनः ए में आ जाए। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है वो चक्रीय प्रक्रम कहलाता है।
और इसको सामान्यतः अपन एक फॉर एग्जांपल में ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, जैसे उसमें धीरे धीरे हवा भरेंगे तो धीरे धीरे हवा भरेंगे तो वो धीरे धीरे फूलता जाएगा, और फिर यदि उस हवा को हम धीरे धीरे निकालते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो ऐसा जो प्रक्रम है उस प्रक्रम को अपन क्या कह सकते हैं, चक्रीय प्रक्रम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पथ। तो पथ के लिए अपन कह सकते हैं पथ ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई तंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था से माध्यमिक अवस्थाओं में होकर माध्यमिक अवस्थाओं में होकर गुजरकर अंतिम अवस्था तक पहुंचता है, उसे पथ कहते हैं। उसे पथ कहते हैं। जैसे कोई तंत्र हमारे पास ए है, इस ए को अपनी अंतिम अवस्था डी तक पहुंचना है, तो ए से डी तक पहुंचने के लिए इसे विभिन्न माध्यमिक अवस्थाएं, जैसे ए पहले बी में पहुंचेगा, बी सी में पहुंचेगा और तब जाके ये डी में पहुंचेगा। तो ये जो है हमारे पास, ये कहलाएगा इसका पथ। सामान्य एग्जाम्पल में इस समय से ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमने गुब्बारे में हवा भरी, हवा भरते हैं अपन धीरे धीरे, हवा धीरे धीरे भरेंगे। जब उस गुब्बारे में अपन ने किसी प्रकार की कोई हवा नहीं भरते हैं तो वो गुब्बारे की प्रारंभिक अवस्था ए कहलाती है। जैसे हम उसमें धीरे धीरे हवा भरते हैं तो एक बार हवा भरने के बाद में थोड़ी सी हवा भरेंगे, फिर रुक जाएंगे तो अवस्था उसकी बी मान लेंगे, फिर थोड़ी और हवा भरेंगे तो फिर उसकी अवस्था हम सी मान लेंगे, फिर अंतिम में और थोड़ी सी हवा भरते हैं, यानी इतनी हवा भर दे कि उस हवा के बाद में यदि अपन गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूट सकता है। तो फूटने से पहले जो उसकी अवस्था रहेगी उसे अपन डी मान सकते हैं, यानी गुब्बारे की वो अंतिम अवस्था मानी जा सकती है। तो वो जो हमारा जो प्रक्रम रहेगा हवा भरने का धीरे धीरे, वो कहलाएगा इसका पथ कहलाएगा। तो ये हमारे पास जो हमारा जो 6 नंबर का जो प्रक्रम है वो समाप्त हुआ। उसके बाद में है 7 नंबर पे उत्कर्मणीय एवं अनुत्कर्मणीय प्रक्रम। उत्कर्मणीय एवं अनुत्कर्मणीय प्रक्रम को अपन एक सामान्य एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर 3 काल्पनिक गैस सिलेंडर बनाने हैं और उन गैस सिलेंडरों में अपन को यहाँ पर तंत्र के रूप में गैस माननी है, यानी ये गैस और ये हो जाएगा हमारे पास पिस्टन
के ऊपर लगने वाला जो दाब है, यानी पिस्टन के ऊपर जो हम दाब लगाएंगे उसे अपन सामान्यतः कहेंगे PA, और यहाँ पर गैस के द्वारा जो पिस्टन पे दाब लगेगा उसे अपन मान लेंगे P, यानी जो P है वो तो है गैस का दाब और PA है पिस्टन का दाब। तो पहली जो स्थिति है उसमें अपन ये मान लेते हैं कि PA बराबर P। सेकंड जो स्थिति है उसमें अपन ये मानते हैं कि गैस का जो दाब है वो पिस्टन के दाब से अनंत सूक्ष्म अधिक है। ये तो है हमारे पास पिस्टन, इसका दाब है हमारे पास PA, और ये हमारे पास गैस जो कि किसका कार्य करती है, तंत्र का कार्य करती है, इसका जो दाब है वो P है। अब इसके दाब को अपन अनंत सूक्ष्म थोड़ा अधिक मान लेते हैं गैस के दाब को, तो पिस्टन क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर सरक जाएगा। तो उसके लिए अपन ये लिख सकते हैं कि PA बराबर P माइनस DP, यानी पिस्टन के दाब को अनंत सूक्ष्म DP अपन ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो पिस्टन फिर धीरे से ही ऊपर की ओर खिसकेगा। तीसरा अपन ये मान लेते हैं कि गैस का जो दाब है उसको अपन पिस्टन के दाब से बहुत अधिक कर लेते हैं, और बहुत अधिक करेंगे तो आप लोग समझते हो कि जब गैस का दाब पिस्टन के दाब से अधिक हो जाएगा तो फिर पिस्टन जो है वो तेजी से ऊपर की ओर खिसकेगा। यानी ये यहाँ पर अपन लिख देंगे अपन गैस का दाब P, और ये हो जाएगा पिस्टन का दाब। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे PA वेरी लेस देन P, यानी गैस का दाब बहुत अधिक है तो पिस्टन तेजी से ऊपर की ओर सरक जाएगा। अब देखिए अपन को यहाँ पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की डेफिनेशन निकालनी है। तो यहाँ पर जो पहली स्थिति है उस पहली स्थिति में गैस का दाब पिस्टन के दाब के बराबर है तो अपन ये कह सकते हैं कि जो तंत्र एवं परिवेश दोनों साम्य अवस्था में रहेंगे, और साम्य अवस्था में रहेंगे तो यहाँ पर कार्य शून्य होगा। उसके बाद में जो सेकंड स्थिति है वो सेकंड स्थिति ये कहती है कि यदि अपन गैस के दाब को अनंत सूक्ष्म DP अधिक कर देते हैं तो पिस्टन धीरे से ऊपर की ओर सरक जाता है, और पिस्टन धीरे से ऊपर की ओर सरकता है तो फिर गैस का प्रसार होता है। प्रसार होने के दौरान आयतन में परिवर्तन होता है, और आयतन में परिवर्तन होता है तो फिर कार्य संपन्न होता है। तो इस स्थिति में अपन ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में गैस का प्रसार होगा, आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि होगी। आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि होगी। अब आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि होगी तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कार्य अधिकतम होगा। और इस प्रकार से यदि कोई प्रक्रम होता है तो उसे अपन नाम दे देंगे कि यह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम
कहलाता है। यह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद में जो थर्ड जो सिलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं कि इसमें गैस के दाब को अपन ने इतना बढ़ा दिया कि पिस्टन तेजी से ऊपर की ओर सरक गया। जब पिस्टन तेजी से ऊपर की ओर सरक जाता है तो उस दौरान प्रसार तो होता है, गैस में प्रसार तो होता है, लेकिन उस दौरान आयतन में जो परिवर्तन होता है तेजी से, उसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते। और अनुमान नहीं लगाने के कारण अपन ये मान लेते हैं कि इस प्रक्रम के दौरान, इस प्रक्रम के दौरान होने वाला कार्य न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। और ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है, क्योंकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र और परिवेश के जो चर होते हैं वो एक दूसरे से साम्य अवस्था में नहीं रहते हैं, जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र एवं परिवेश के जो चर होते हैं, ताप और जो दाब होते हैं, वो एक दूसरे से साम्य अवस्था में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर होने वाला जो कार्य है वो अधिकतम प्राप्त होता है और वहाँ पर होने वाला कार्य न्यूनतम प्राप्त होता है, क्योंकि जो उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होते हैं ये वे प्रक्रम होते हैं जो प्रकृति में धीरे धीरे संपन्न होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वे होते हैं जो प्रकृति में तीव्र गति से संपन्न हो जाते हैं। या यूँ कहें कि इनकी जो डेफिनेशन है अपन ऐसे भी दे सकते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जो प्रकृति में धीमी गति से संपन्न होते हैं, उन्हें अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। और वे प्रक्रम जो प्रकृति में तीव्र गति से संपन्न हो जाते हैं उन्हें हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो ये सामान्यतः उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को प्रायोगिक तौर पे समझाने का तरीका होता है। बाकी इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर पूछता है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर बताइए। तो यहाँ पर अपन को मुख्य तौर पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर पढ़ने हैं। तो हम एक तरफ तो लिखेंगे उत्क्रमणीय और दूसरी तरफ लिख देंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखिए टॉपिक लिखेंगे यहाँ पर हम उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर। तो अपन एक तरफ तो लिख देंगे उत्क्रमणीय और एक तरफ लिख देंगे हम अनुत्क्रमणीय। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम और इधर लिख देते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो पहला अंतर लिखते हैं अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम का कि उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होते हैं ऐसे प्रक्रम होते हैं जो प्रकृति में धीमी गति से संपन्न होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति में धीमी गति से
संपन्न होने वाले प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। प्रकृति में धीमी गति से संपन्न होने वाले प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति में तीव्र गति से होने वाले प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट अंतर अपन ये लिख सकते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम छोटे छोटे पदों में संपन्न होते हैं। इधर लिख देंगे ये प्रक्रम बड़े बड़े पदों में संपन्न होते हैं, बड़े बड़े पदों में संपन्न होते हैं। नेक्स्ट लिख देंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान यानी इस प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है, किया गया कार्य अधिकतम होता है। यहाँ पर लिख देंगे इस प्रक्रम में किया गया कार्य न्यूनतम होता है। नेक्स्ट लिखेंगे हम इस प्रक्रम में तंत्र एवं परिवेश साम्यावस्था में रहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे इस प्रक्रम में परिवेश में स्थायी परिवर्तन हो जाने के कारण तंत्र एवं परिवेश साम्यावस्था में
नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें हम उत्क्रमणीय प्रक्रम आदर्श एवं सैद्धांतिक या काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। इधर लिख देंगे हम कि ये प्रक्रम वास्तविक प्रायोगिक व प्रायोगिक होते हैं। व जोड़ देंगे इसके बीच में हम, यानी ये प्रक्रम वास्तविक और प्रायोगिक होते हैं। इसी में अपन एक नेक्स्ट और ये भी जोड़ सकते हैं, अच्छा सामान्यतः ये 5 जो हुए हमारे पास, इस पे अपन ने 2 को एक साथ जोड़ दिया, यहाँ पर 2 को भी अपन ने एक साथ जोड़ दिया। तो देखो पहला तो हो गया प्रकृति में धीमी गति से संपन्न होने वाले प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। दूसरा हो गया उत्क्रमणीय प्रक्रम छोटे छोटे पदों में संपन्न होते हैं। तीसरा हो गया इस प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। चौथा हो गया इस प्रक्रम में तंत्र व परिवेश साम्य अवस्था में रहते हैं। पांचवा हो गया उत्क्रमणीय प्रक्रम आदर्श एवं सैद्धांतिक या काल्पनिक होते हैं। और इसमें अपन एक टॉपिक और जोड़ सकते हैं जो कि हमारे पास एग्जाम्पल का रहेगा। तो यहाँ पर उदाहरण में अपन लिख सकते हैं वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल उत्क्रमणीय प्रक्रम की भांति व्यवहार करता है। और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं उदाहरण में गैसों का शून्य में प्रसार। गैसों का शून्य में प्रसार। हाँ, एक ये भी लिख सकते हैं कि ये प्रक्रम पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। अग्रसर होते हैं, पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। जबकि इसके लिए अपन लिख देंगे कि ये प्रक्रम पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होते हैं। अग्रसर नहीं होते हैं। पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं नहीं होते, उससे तात्पर्य यह है कि ये जो प्रक्रम होते हैं ये पूर्ण हो जाते हैं, जबकि ये प्रक्रम कभी पूर्ण नहीं होते हैं। और इन प्रक्रम में जो तंत्र में होने वाला जो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है उसको अपन ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि इसमें अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रम होते हैं आदर्श होते हैं, और ये आदर्श नहीं होते हैं, ये वास्तविक होते हैं और प्रायोगिक होते हैं। और इनको अपन अपने व्यवहार में अनुभव नहीं कर सकते। यानी उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होते हैं इनको हम हमारे व्यवहार में यानी वास्तविक जीवन में अनुभव नहीं कर सकते, जबकि इनको हम हमारे वास्तविक जीवन में व्यवहार में अनुभव कर सकते हैं। तो ये भी इनका एक अंतर बन जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो अगला जो टॉपिक रहेगा उसका वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। फ़िलहाल आप लोगों को यहाँ पर इतना तैयार करना है, यानी आप लोगों का जो टॉपिक है ऊष्मागतिकी की प्रक्रम वो समाप्त हुआ।
इस ऊष्मागतिकी प्रक्रम वाले टॉपिक में आप लोगों को एक तो उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर वाला क्वेश्चन याद रखना है। एक समतापी प्रक्रम, एक रुद्धोष्म प्रक्रम और एक क्या बोलते हैं समदाबिर समायतनिक प्रक्रम। इनकी डेफिनेशन याद रखनी है क्योंकि इनको एग्जाम में टिप्पणी के तौर पे पूछ लेता है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।